गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लाइन फोकस प्रिंसिपल। ओके, तो लाइन फोकस प्रिंसिपल हमारा एक्सरे ट्यूब के अंदर आता है। एक्सरे ट्यूब में जो एक्सरे जनरेशन होता है उसके अंदर एक प्रिंसिपल आता है, उसे बोलते हैं लाइन फोकस प्रिंसिपल, जो कि 1918 में डिस्कवर हुआ था। तो ये प्रिंसिपल क्या है, कैसे काम करता है, इसके एप्लीकेशंस क्या है एक्सरे ट्यूब जनरेशन, एक्सरे ट्यूब में और एक्सरे प्रोडक्शन में, तो सारा चीज आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। लेट्स स्टार्ट। तो ये हमारा फर्स्ट स्लाइड आ गया है। देखो हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, मैं कंटेंट में डाल रखा हूँ। तो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में कि लाइन फोकस प्रिंसिपल जो है वो क्या है और उसका काम क्या है। देन द रियल प्रॉब्लम। तो एक प्रिंसिपल जो साइंटिस्ट जो डिस्कवर किए हैं, जो इंट्रोड्यूस किए हैं, तो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या था। तो साइंटिस्ट को उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किए हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद क्या नतीजा निकला है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देन इस प्रिंसिपल कि ये जो हमारा वर्किंग सिस्टम है इसका प्रिंसिपल क्या है, ये काम कैसे करता है। देन इसका एक साइड इफेक्ट है, उसे बोलते हैं एनोड हिल इफेक्ट। ठीक है, ये सारा चीज हम लोग अभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो बने रहिए पूरे वीडियो तक सारी जानकारी के लिए। फर्स्ट हमारा इंट्रोडक्शन स्लाइड आ गया है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन ये है कि जो लाइन फोकस प्रिंसिपल है, एक प्रिंसिपल है जो कि रिलेटेड टू एक्सरे प्रोडक्शन इन द एक्सरे ट्यूब। ठीक है, हम लोग एक्सरे ट्यूब ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो एक्सरे ट्यूब क्या है, एक्सरे ट्यूब क्या है, एक्सरे ट्यूब एक ट्यूब है जो एक्सरे मशीन का एक कंपोनेंट है, जिसका काम है एक्सरे प्रोडक्शन करना, जिसका काम है एक्सरे प्रोडक्शन करना। ओके, तो एक्सरे ट्यूब का काम क्या है, एक्सरे प्रोडक्शन करना। ठीक है, तो एक्सरे जो प्रोडक्शन होता है इसी के रिगार्डिंग हमारा लाइन फोकस प्रिंसिपल है। ठीक है, हमारा लाइन फोकस प्रिंसिपल है। हमारा एक्सरे जनरेशन कैसे होता है, ये है हमारा कैथोड जो कि नेगेटिव एंड में है, ये हमारा एनोड जो कि पॉजिटिव एंड में है। तो नेगेटिव एंड से हमारा इलेक्ट्रॉन जाता है पॉजिटिव जो टंगस्टन टारगेट है, उसी टारगेट को वो हिट करता है। देन आफ्टर दैट द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द ब्रॉन्स्टर्लिंग एक्सरे हैज बीन रिलीज्ड। ओके, उसके बाद एक्सरे का प्रोडक्शन होता है एंड रिलीज होता है, इसे बोलते हैं हमारा एक्सरे प्रोडक्शन। ऐसे ही हमारा एक्सरे प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो ये हमारा विंडो हो गया, ये सारा कंपोनेंट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में। तो बेसिकली इसका ये है कि लाइन फोकस प्रिंसिपल आप जान लो कि रिलेटेड टू द एक्सरे प्रोडक्शन है। ठीक है, नाउ द मेन पॉइंट, द रियल प्रॉब्लम। ओके, तो रियल प्रॉब्लम क्या है, चलो डिस्कस करते हैं। देखो जो कोई भी प्रिंसिपल डिस्कवर हुआ है कि इंट्रोड्यूस हुआ है, क्यों इंट्रोड्यूस हुआ है, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम था, उस प्रॉब्लम को सॉल्व, उस प्रॉब्लम को टैकल आउट करने के लिए साइंटिस्ट एक सोल्यूशन निकालते हैं। तो वो सोल्यूशन फाइनली प्रिंसिपल के तौर पे उभरता है। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या था समझते हैं, उसके बाद हम कैसे प्रिंसिपल निकला उसे समझेंगे। प्रॉब्लम ये था कि द एक्चुअल फोकल स्पॉट इज द एरिया ऑन द एनोड दैट द इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्राइक्स। ओके, तो एक्सरे ट्यूब में ये हमारा कैथोड हो गया, ये हमारा एनोड हो गया पॉजिटिव, कैथोड हो गया नेगेटिव। ठीक है, तो एक्चुअल फोकल स्पॉट क्या है, यहाँ पर जिस एनोड के एरिया पर इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्राइक करता है। लेट्स एग्जांपल, इस एरिया पर हमारा इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्राइक कर रहा है, तो दिस एरिया इज कॉल्ड द एक्चुअल फोकल स्पॉट। इस एरिया इज कॉल्ड एक्चुअल फोकल स्पॉट। समझ में आया? ठीक है, second point is to manage the intense heat generated, the actual focal spot needs to be large to dissipate the energy while preventing the anode from melting. ये पॉइंट क्या कहता है कि अगर छोटे एरिया पे हमारा इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेगा तो हीट ज़्यादा जनरेट होगा, टंगस्टन हमारा मेल्ट हो जाएगा ज़्यादा हीट प्रोडक्शन होने से। ठीक है, तो हम चेंजेस क्या कर सकते हैं, अगर हम इसे लार्ज कर दें, एरिया बढ़ा दें, लार्ज एरिया में हमारा इलेक्ट्रॉन हीट होगा, तो एरिया बड़ा हो गया तो हीट जो जनरेट होगा वो ज़्यादा एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर छोटे से एरिया में हीट डिस्ट्रीब्यूट दोगे तो क्या होगा, ये जल्दी गर्म हो जाएगा।
अगर लार्जर एरिया पे हीट दोगे तो ये बहुत देर में गर्म होगा, टाइम लगेगा ना गर्म होने में के। तो टंगस्टन हमारा मेल्ट नहीं होगा, अच्छे से रहेगा, तो लाइफ स्पैन इसका बढ़ेगा। तो ये सेम चीज है, हमें अगर हीट जनरेशन को मिनिमाइज करना है, हमारा फोकल स्पॉट साइज को हमें बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, ये सेकेंड पॉइंट है। नेक्स्ट देखो, थर्ड पॉइंट इज however a large focal spot causes significant geometric or unsharpness in the final image। लेकिन अगर हम फोकल स्पॉट को बड़ा कर देंगे तो क्या होगा, जो एक्सरे प्रोडक्शन होगा उसमें क्या होगा, अनशार्पनेस दिखाई देगा। जो इमेज हमारा फाइनल प्रोडक्शन होगा उसमें ब्लरिंग आएगा। ठीक है, उसमें क्या आएगा, ब्लरिंग आएगा। तो ये हमारा दिक्कत। तो सेकंड पॉइंट में ये था कि हीट जनरेशन के लिए फोकल स्पॉट को बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम फोकल स्पॉट बढ़ा देंगे तो जियोमेट्रिक और शार्पनेस आ जाएगा। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट। फोर्थ इज कॉन्वर्सली स्मॉल फोकल स्पॉट प्रोवाइड्स a sharper image with better resolution but unable to handle the height। तो ओवरऑल मतलब ये है कि प्रॉब्लम ये निकला कि देखो अगर हम फोकल स्पॉट को अगर हम फोकल स्पॉट को लो करेंगे, कम करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, हमारा इमेज शार्पर होगा। हमारा क्या होगा, इमेज शार्पर होगा या अच्छा होगा। ठीक है, अगर हम फोकल स्पॉट को बढ़ा देंगे तो क्या होगा, हमारा इमेज का क्वालिटी घट जाएगा एंड हमारा हीट डिसिपेशन क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारा हीट डिसिपेशन कम हो जा रहा है। तो दोनों ही केस पे, दोनों ही फोकल स्पॉट के साइज के केस में एक इमेज अच्छा आ रहा है, हीट ज्यादा बुरा हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, फोकल स्पॉट साइज अगर बढ़ा देंगे इमेज बुरा आ रहा है, लेकिन हमारा हीट अच्छे से हैंडल हो जा रहा है। तो दोनों ही केस में एक वो अच्छा ही है, एक बुरा ही है, एक अच्छा ही है, एक बुरा ही है। ठीक है, तो यही प्रॉब्लम था। अगर फोकल स्पॉट साइज को हम घटा दे रहे हैं तो हमारा हीट डिसिपेशन कम हो जा रहा है। अगर हम फोकल स्पॉट को बढ़ा दे रहे हैं तो हमारा इमेज का रिजोल्यूशन कम हो जा रहा है। So this is the major problem. This is the real problem where the principle arises. Okay? तो प्रॉब्लम क्या था, फोकल स्पॉट के साइज में था। अगर हम घटा देंगे तो हीट डिसिपेशन कम हो जाएगा, अगर बढ़ा देंगे तो इमेज ही खराब आएगा। तो ये था हमारा प्रॉब्लम। आई होप यू हैव क्लियर ऑल अबाउट दिस थिंग्स। तो नेक्स्ट स्लाइड देखिए। देखो, यह है हमारा फोकल स्पॉट, जो टारगेट है हमारा। तो कॉपर का स्टेम है, टंगस्टन का टारगेट है। ठीक है, ये कॉपर का स्टेम, ये टंगस्टन का टारगेट, ये है फोकल स्पॉट। ठीक है, देन ये एक्चुअली हमारा कैसा है, फोकल ट्रैक्ट है। ये जो इस डायमीटर इज द फोकल ट्रैक। ओके, ये पूरा फोकल ट्रैक है क्योंकि ये रोटेटिंग एनोड है। तो इतना ही एरिया हमारा फोकल स्पॉट साइज है। अगर इसे बढ़ा देंगे तो इमेज अनशार्पनेस आएगा, अगर छोटा मतलब कम कर देंगे तो क्या होगा, हमारा हीट डिसिपेशन कम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं द प्रिंसिपल। तो अभी हम इस स्लाइड में डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल के बारे में कि लाइन फोकस प्रिंसिपल एक्चुअली है क्या। तो देखो, फर्स्ट पॉइंट, द लाइन फोकस प्रिंसिपल is an ingenious solution that allows for both high heat capacity and high image resolution। तो जो एक्चुअल प्रॉब्लम था वो क्या था, वो हाई हीट कैपेसिटी था एंड हाई इमेज रिजोल्यूशन था। एक में हीट कैपेसिटी कम हो जा रहा था तो दूसरे में इमेज रिजोल्यूशन कम हो जा रहा था। तो ये लाइन फोकस प्रिंसिपल क्या करेगा कि इस दोनों जो प्रॉब्लम्स है, इस दोनों प्रॉब्लम को बैलेंस करेगा एंड इनके बीच में रिलेशन तैयार करेगा। सेकेंड पॉइंट देखो, द लाइन फोकस प्रिंसिपल is also the relationship between the actual focal spot and the effective focal spot। तो जो एक्चुअल फोकल स्पॉट है एंड जो इफेक्टिव फोकल स्पॉट है एक्सरे ट्यूब के एनोड में, उसके बीच में अगर हम रिलेशनशिप को सही कर देंगे तो ये जो दो प्रॉब्लम है, ये दो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये हमारा प्रिंसिपल है। ये प्रिंसिपल कैसे काम करेगा, इट अचीव्स दिस बाय एंगलिंग द एनोड टारगेट। ये कैसे अचीव होगा, बाय एंगलिंग द एनोड टारगेट। तीन पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आ गया आपको। Last point, after angling the anode,
effective focal spot size changes depending on depending upon the angle, while actual focal spot size remains larger. तो ये क्या होगा? तो हमें ऐसे एंगल करना है जैसे इफेक्टिव फोकल स्पॉट साइज कम हो जाए और एक्चुअल फोकल स्पॉट साइज है वो लार्ज ही रहे। तो क्या होगा? इसमें हीट डिसिपेशन अच्छे से होगा। अगर इफेक्टिव फोकल स्पॉट साइज कम हो गया तो हमारा इमेज रिजोल्यूशन भी बहुत अच्छे से आएगा। तो दोनों केस इसी पॉइंट में ही सॉल्व हो गए। ठीक है, तो एक्चुअली इफेक्टिव फोकल स्पॉट साइज क्या है, एक्चुअल फोकल स्पॉट साइज क्या है, एंगलिंग कैसे करते हैं, ठीक है, तो इसके बीच में रिलेशनशिप क्या है, ये सब हम वर्किंग्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये आपका बेसिक प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल क्या है? मेन चीज, एंगलिंग द एनोड टारगेट, दिस इज द मेन प्रिंसिपल। By angling the anode target, we can achieve the relationship between the effective focal spot and the actual focal spot, where we can change the effective focal spot size while uh, the actual focal spot size remains larger. Okay, this is the basic principle. Okay, तो नेक्स्ट था हमारा, एक्चुअल क्या था हमारा? वर्किंग प्रिंसिपल। तो बिफोर गोइंग टू द वर्किंग कैसे ये काम करता है, हमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में डिस्कस करना है, लाइक एक्चुअल फोकल स्पॉट क्या है, हीट डिसिपेशन क्या है, इफेक्टिव फोकल स्पॉट क्या है, जो जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है, एंगलिंग क्या है। तो जो जो चार पांच इंपॉर्टेंट टर्म्स है उसके बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। देन हम डिस्कस करेंगे एक्चुअली जो प्रिंसिपल काम कैसे करता है। ठीक है, जिसकी वजह से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ पाएगा। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है आपका दो, एक्चुअल फोकल स्पॉट एंड इफेक्टिव फोकल स्पॉट। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट टर्म चलिए समझते हैं। दिस इज एक्चुअल फोकल स्पॉट साइज क्या है? दिस इज द फिजिकल एरिया ऑन द एनोड वेयर द इलेक्ट्रॉन बीम इम्पैक्ट एंड एक्सरेज आर प्रोड्यूस्ड। ओके, तो एक्चुअल फोकल स्पॉट साइज क्या है? तो जो फिजिकल एरिया है एनोड पे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बीम बॉम्बार्ड करता है। लेट्स से दिस इज द पॉइंट ए, लेट्स से दिस इज द पॉइंट बी। तो इधर इलेक्ट्रॉन का बॉम्बार्डमेंट हो रहा है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। तो ये जो ए टू बी है ये हमारा एक्चुअल फोकल स्पॉट है, जहाँ पर एक्चुअली इलेक्ट्रॉन बॉम्बार्ड कर रहे हैं। ठीक है, सेकेंड इज इफेक्टिव फोकल स्पॉट, द apparent size, दिस इज द फिजिकल साइज, दिस इज द apparent size, मतलब imaginary line, okay, of the focal spot as seen from the direction of the X-ray beam leaving the tube। जब इलेक्ट्रॉन बीम एक्चुअली फिजिकली ए टू बी पॉइंट तक स्ट्राइक कर रहा है तब एक्सरे का प्रोडक्शन होगा फ्रॉम द पॉइंट ए टू द पॉइंट बी इन द डायरेक्शन बिलो। ऐसे डाउनवर्ड पे आपका एक्सरे प्रोडक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इफेक्टिव फोकल स्पॉट क्या है? ये जो दोनों लाइन है, इन दोनों लाइन का जो डिस्टेंस है, बीच का डिस्टेंस, इसे हम बोलेंगे इफेक्टिव फोकल स्पॉट का साइज। इसे हम बोलेंगे इफेक्टिव फोकल स्पॉट का साइज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए टू बी एंड दिस इज सी टू बी। ओके, तो ये है हमारा ए टू बी, क्या है हमारा एक्चुअल फोकल स्पॉट। ठीक है, एक्चुअल, एंड सी टू डी इज इफेक्टिव फोकल स्पॉट साइज। ठीक है, दोनों पॉइंट आपको समझ में आ गया। तो ए बी इज द एक्चुअल फिजिकल साइज ऑफ द फोकल स्पॉट, बट सी टू डी इज द इफेक्टिव फोकल स्पॉट साइज विच इज द apparent साइज। अब अगर आप आंख नीचे से आप देखेंगे ऊपर तक तो जो आपको फोकल स्पॉट दिखेगा वो सी टू डी इतना ही दिखेगा ना। अगर आप लेफ्ट साइड से आंख से देख रहे हो तो आपको इतना ही दिखेगा, ए टू बी दिखेगा। ठीक है, तो views from the different direction you can see the actual focal spot size and the effective focal spot size। Okay, this is the basic difference। so C to D effective is the imaginary focal spot and this is the actual focal spot। okay, next important term है आपका heat dissipation and image resolution। तो देखो हीट डिसिपेशन क्या है, इमेज रेजोल्यूशन क्या है। हीट डिसिपेशन एक्चुअली क्या है? द लार्ज एक्चुअल फोकल स्पॉट spreads heat over wider area allowing the tube handle a higher exposure without damage। तो क्या है हीट डिसिपेशन का मतलब? जो भी हीट आ रहा है उसका डिसिपेशन, मतलब वो जा कैसे रहा है। मतलब आप जब कुक करते हैं तो आप इंडक्शन वगैरह यूज करते हैं, गैस वगैरह यूज करते हैं, तो चूल्हा यूज करते हैं, तो जो भी बर्तन आप रखते हैं ना तो उसके आप हीट देंगे, इस वजह से गर्म होगा बर्तन आपका। ठीक है,
तो अगर आप इसमें पानी देंगे तो पानी गर्म होगा, वेपर में निकलेगा, तो हीट कैसे ट्रांसफर हो रहा है, वेपर के माध्यम से वो रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हीट डिसिपेशन होना, मतलब हीट जाना, जब आएगा एंड इधर से जाएगा, तो हमारा एक साइकिल कंप्लीट हुआ। तो एक्स-रे ट्यूब में हीट डिसिपेशन कैसे होता है, तो देखो हीट डिसिपेशन कैसे होता है। अगर आप साइज को बड़ा करेंगे, अगर आप साइज को बड़ा करेंगे तो हीट कैपेसिटी ज़्यादा बढ़ेगा। अगर आप साइज को छोटा करेंगे, फोकल स्पॉट साइज को, तो हीट कैपेसिटी छोटा हो जाएगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि लार्जर वॉल्यूम होगा, लार्जर एरिया होगा, तो ज़्यादा हीट देना पड़ेगा टेम्परेचर बढ़ाने में। अगर छोटा सा साइज रहेगा, छोटा सा बर्तन रहेगा, तो उसे गर्म करने में छोटा सा हीट चाहिए, छोटा चूल्हा चाहिए, छोटा गैस चाहिए। अगर बड़ा आप मतलब बड़ा बर्तन लोगे तो उसके लिए बड़ा चूल्हा चाहिए ना। तो जितना बड़ा एरिया उतना ज़्यादा हीट चाहिए उसे गर्म करने के लिए। अगर हीट सेम हो गया, अगर हीट आपका सेम हो गया, लेकिन बर्तन एक छोटा बर्तन आप पहले रखे और उसके बाद छोटा ही हीट का आप बड़ा बर्तन रखे, तो कौन पहले ज़्यादा गर्म होगा, ए वाला ज़्यादा गर्म होगा पहले, क्योंकि इसका एरिया ही छोटा है। बी वाला का एरिया बहुत बड़ा है तो बहुत देर में ही गर्म होगा, ठीक है। सेम थिंग इन द एक्सरे ट्यूब, ओके। अगर आप फोकल स्पॉट का साइज कम करते हैं तो क्या होगा, जल्दी ही हीट हो जाएगा, जल्दी ही टेम्परेचर राइज हो जाएगा 3000 सेल्सियस तक। अगर आप फोकल स्पॉट साइज को बढ़ा देते हैं तो जहाँ अब आपका क्या होगा, एरिया बड़ा हो जाएगा, तो आपका धीरे 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 टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ये क्या होगा, अच्छे से हमारा हीट डिसिपेशन कर पाएगा। तो दिस इज द हीट डिसिपेशन कॉन्सेप्ट, okay. Next is the image resolution. A smaller effective focal spot minimizes the penumbra blurring in the image, producing the sharper image. ठीक है, तो अभी देखते हैं पेनिम्ब्रा क्या है, इफेक्टिव फोकल स्पॉट क्या है। अगर आप फोकल स्पॉट साइज को बढ़ा देते हैं तो जो भी लाइट आएगा उसमें क्या होगा, ब्लरिंग देगा। ये आपका एक्चुअल इमेज है, प्लस वाला साइन है आपका एक्चुअल इमेज, उसके साइड में जो एक्स्ट्रा सेडिस ग्रे वाला जो इमेज है ये एक्चुअली पेनिम्ब्रा है और ब्लरिंग है। तो अगर आप फोकल स्पॉट साइज को बढ़ा देते हैं तो ब्लरिंग आता है, और फोकल स्पॉट साइज को कम कर देते हैं तो पूरा शार्पर इमेज आता है, नो ब्लरिंग इन द इमेज, ठीक है। दिस इज द डिफरेंस। यहाँ पर हम बोलेंगे कि इमेज रिजोल्यूशन अगर अच्छा चाहिए तो फोकल स्पॉट को छोटा करना पड़ेगा, और फोकल स्पॉट को बड़ा कर दिए तो क्या होगा, आपका ब्लरिंग आएगा या पेनिम्ब्रा क्रिएट होगा। ये आप अच्छे से देख सकते हैं कि ये जो हमारा पेनिम्ब्रा है ये बहुत फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे एफ एफ डी पर डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, फोकल स्पॉट पे साइज पे डिपेंड करता है, ठीक है, बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो इधर लिखा है गया फोकल स्पॉट साइज, अगर साइज बड़ा होगा तो आपका पेनिम्ब्रा दिखेगा, अगर फोकल स्पॉट साइज कम होगा तो आपका sharper image आएगा। This is the concept of heat dissipation and the image resolution. Okay. The last concept and important term, that is anode angle. The angle of the anode target, uh, angle with respect, sorry, for a mistake here. Angle of the anode target, but anode of the angle target with respect to the imaginary vertical line. देखो ये आपका एनोड टारगेट है, कितना एंगल है 12 डिग्री, so this is the imaginary vertical line and this is the angle theta is equal to 12 degree. This is the imaginary vertical line, this is the anode angle, that is theta 124 डिग्री। तो डिफरेंस है, एंगल कम है 12 डिग्री, एंगल ज़्यादा है 24 डिग्री। तो एंगल किसके बीच में है, वर्टिकल लाइन एंड द एनोड टारगेट, ठीक है। इसके बीच में जो एंगल है उसे बोलते हैं हम एनोड एंगल। तो एनोड एंगल को अगर चेंज करेंगे तो इफेक्टिव फोकल स्पॉट साइज चेंज होगा, हम नेक्स्ट स्लाइड में भी डिस्कस करेंगे। तो अभी हम क्या किए, पूरा पांचों चीज हम अभी जो इम्पोर्टेंट टर्म है उसे हम डिस्कस कर चुके हैं, एक्चुअल फोकल स्पॉट, इफेक्टिव फोकल स्पॉट, हीट डिसिपेशन, देन इमेज रिजोल्यूशन एंड लास्ट इज एनोड एंगल। पांचों चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम देखेंगे एक्चुअली वर्किंग कैसे होता है लाइन फोकस प्रिंसिपल का, ओके। तो ये हमारा है हाउ इट वर्क्स, काम कैसे करता है हमारा लाइन फोकस प्रिंसिपल। देखो ये हमारा मेन टॉपिक अभी आ गया। तो फर्स्ट केस में देखो एंगल क्या है, 24 डिग्री है, थीटा 1 इज इक्वल टू 24 डिग्री, तो बड़ा एंगल है, ठीक है।
बड़ा एंगल है मतलब दिस थीटा इज लार्जर थीटा वन। ओके, तो इंसिडेंट बीम ए टू बी, तो देखो इफेक्टिव फोकल स्पॉट साइज इधर बड़ा आ गया। क्यों बड़ा आ गया? क्योंकि एंगल ज्यादा हो गया। एंगल अगर ज्यादा हो गया तो ये एंगल हो गया, तो दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट जब इफेक्टिव फोकल स्पॉट आप नीचे से देखोगे तो बड़ा आ गया। लेकिन एंगल जब 12 डिग्री है तो क्या होगा, थोड़ा सा छोटा हो गया एंगल। तो ए टू बी पॉइंट क्या होगा, छोटा है, इफेक्टिव फोकल स्पॉट आएगा। आप जब नीचे से देखोगे तो ये बड़ा आएगा। अगर आप नीचे से 12 डिग्री पे देखोगे तो छोटा आएगा। क्यों छोटा आएगा? क्योंकि ए और बी का जो डिस्टेंस है वो इसमें ज़्यादा आ रहा है, लेकिन अगर आप एंगल कम कर रहे हैं तो इसमें कम आ रहा है। तब देख ही सकते हैं ये जो डिस्टेंस है ये ज़्यादा आ रहा है, जो डिस्टेंस है ये कम आ रहा है। क्यों? क्योंकि एंगल की वजह से। अगर आप एंगल और भी कम करेंगे तो ये और भी कम हो जाएगा, और भी कम करेंगे और भी छोटा हो जाएगा। अगर अगर इस एंगल को आप और बढ़ाएंगे तो ये भी बड़ा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये वाला चीज़ ऐसे हो जाएगा एंड बी पॉइंट ऐसे आ जाएगा, तो दिस बड़ा हो गया। तो एंगल को जैसे बढ़ाएंगे आप तो आपका क्या होगा, इफेक्टिव फोकल स्पॉट साइज लार्ज हो जाएगा। एंगल को जितना आप घटाएंगे उतना इफेक्टिव फोकल स्पॉट साइज स्मॉलर हो जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इफेक्टिव फोकल स्पॉट साइज स्मॉलर। स्मॉलर फोकल इफेक्टिव फोकल स्पॉट साइज चाहिए क्योंकि हमें इमेज रिजोल्यूशन ज़्यादा चाहिए। उसी सेम पॉइंट पे आप देखो, आपका जो एक्चुअल फोकल स्पॉट साइज है वो रिमेन्स या सिमिलर टू सेम हो जा रहा है। इसमें थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन एक्चुअल फोकल स्पॉट जो साइज है वो मतलब कंपेरेबली पूरा सेम ही है। थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है। तो हम एंगल को एडजस्ट करके ऐसे एंगल को सेट करेंगे जहाँ पर इफेक्टिव फोकल स्पॉट मिनिमल हो एंड हमारा हीट डिसिपेशन भी ज़्यादा हो सके, ठीक है। तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द क्या एनोड एंगल एंड द इफेक्टिव फोकल स्पॉट साइज एंड द एक्चुअल फोकल स्पॉट साइज, ठीक है। तो ये जो रिलेशनशिप है इसी को हम बैलेंस करेंगे लाइन फोकस प्रिंसिपल पे, और इसी को अगर हम बैलेंस करेंगे तो इफेक्टिव फोकल स्पॉट साइज हमारा कम होगा एंड हीट डिसिपेशन भी बहुत अच्छे से हो पाएगा। दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट, ओके। नेक्स्ट कैलकुलेशन देख लो कि हम कैलकुलेट करेंगे इफेक्टिव फोकल स्पॉट साइज, ठीक है। देखो फॉर एग्जांपल दिस इज द पॉइंट ए, तो पॉइंट बी हमारा इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है। तो दिस इज द पॉइंट ए टू बी एंड वी हैव टू कैलकुलेट द सी टू डी पॉइंट, दिस इज सी एंड दिस इज डी, ओके। तो दिस इज द एंगल थीटा, ओके, the angle theta and we have to calculate the CD। तो फॉर्मूला है CD इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। दिस इज द फॉर्मूला यू हैव टू रिमेम्बर, ओके। फॉर एग्जांपल एक कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ए टू बी इज इक्वल टू 4 mm, ओके, एंड थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। व्हाट इज द इफेक्टिव फोकल स्पॉट? ए बी इज इक्वल टू 4 mm इंटू साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री क्या है, 4 mm into 1/2, that is 2 mm. Effective focal spot is the half of the actual focal spot. So CD is equal to 2 mm and AB is equal to 4 mm. Okay. So this is the answer and ऐसे आपका कैलकुलेशन होता है इफेक्टिव फोकल स्पॉट साइज का, ठीक है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट और एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसे बोलते हैं एनोड हील इफेक्ट। ये तो बड़ा मतलब थोड़ा बड़ा चैप्टर है, लेकिन मैं शॉर्ट में इसको कंप्लीट करूँगा क्योंकि इसे हम डिसएडवांटेज के तौर पे अभी देख रहे हैं। तो ये जो हमारा लाइन फोकस प्रिंसिपल है इसका एक साइड इफेक्ट है या आप डिसएडवांटेज भी बोल सकते हो, इसे बोलते हैं एनोड हील इफेक्ट। कैसे डिसएडवांटेज हुआ चलो देखते हैं। The first point is this is the unwanted byproduct of the angled anode required for the line focus principle। जब हम एंगुलेट कर देते हैं किसको, जब हम एंगुलेट कर देते हैं एनोड को तो एनोड हील इफेक्ट दिखाई देता है। दिस इज द अनवांटेड बाय प्रोडक्ट। नेक्स्ट पॉइंट, इट्स अ वेरिएशन इन द इंटेंसिटी ऑफ द एक्सरे बीम अलोंग विद द एनोड एंड कैथोड एक्सिस। तो हमारा जो एक्सरे ट्यूब है इसमें कैथोड है एंड एनोड है, तो जो एक्सरे प्रोडक्शन हो रहा है इसमें क्या हो रहा है, इंटेंसिटी का वेरिएशन हो रहा है। मतलब इसमें थोड़ा
कम इंटेंसिटी आ रहा है, इस पॉइंट में थोड़ा ज़्यादा इंटेंसिटी आ रहा है। मतलब इधर आप मान लो कि 100 एक्सरेज आ रहे हैं, इसमें 80 एक्सरेज आ रहे हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, इधर आपका डिफरेंस हो गया ना, तो इंटेंसिटी का डिफरेंस, तो वेरिएशन हो रहा है लेंथ वाइज, ठीक है। तो दिस इज द प्रॉब्लम। क्यों हो रहा है? Because the X-ray photons are produced within the angled anode, some of them have to travel through more metals with the tube. ठीक है, तो कैसे हो रहा है मैं आपको अभी बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द एनोड, ठीक है। इधर आपका इलेक्ट्रॉन का बॉम्बार्डमेंट हुआ, जब बॉम्बार्डमेंट हो रहा है तो एक्सरे ऐसे रिलीज होगा, ठीक है। एक्सरे इधर तो फ्रीली एयर पे रिलीज हो गया, लेकिन जब इस साइड रिलीज होगा तो इधर जो हमारा एनोड का टारगेट मटेरियल है, उसके अंदर से ही एक्सरे रिलीज होगा। तो कुछ एक्सरे पे ऑब्जर्व हो गया इधर मटेरियल के अंदर, तो इसके वजह से कैथोड साइड जो रिलीज हो रहा है उसका इंटेंसिटी ज़्यादा हो रहा है, एनोड साइड जो रिलीज हो रहा है एक्सरे, उसका इंटेंसिटी कम हो जा रहा है, ठीक है। लेकिन हम अगर एंगल को बढ़ा देंगे तो ये इफेक्ट कम हो जा रहा है, अगर एंगल को हम घटा देंगे तो ये इफेक्ट बढ़ जा रहा है, ठीक है, क्योंकि इधर एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जा रहा है। तो दिस इज द साइड इफेक्ट व्हेन वी आर decreasing the angle, anode angle. Okay, as a result, the X-ray beam is less intense on the anode side and more intense on the cathode side. The degree of the anode Heal effect inversely proportional to the anode angle. अभी बताया था कि हमारा जो एनोड एंगल है, ठीक है, हमारा जो एनोड एंगल है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एनोड हील इफेक्ट है। एनोड हील इफेक्ट है, क्यों? अगर हम एनोड एंगल को बढ़ा देंगे, थीटा को अगर हम बढ़ा देंगे तो क्या होगा, एनोड हील इफेक्ट कम हो जाएगा। अगर हम थीटा को घटा देंगे तो एनोड हील इफेक्ट ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। सो दिस इज द मेन प्रॉब्लम। जो फर्स्ट में हमें दिक्कत आ रहा था वही प्रॉब्लम अभी आ रहा है। तो जो इंटेंसिटी वेरिएशन का अभी दिक्कत आ रहा है, तो दिस इज द इनवर्स प्रोपोर्शनल, ठीक है। एंड दिस इज द फाइनल थिंग कि आपका एनोड एंड कैथोड है, तो ये कैसे आपका हो रहा है, क्या हाई इंटेंसिटी एंड लो इंटेंसिटी देखते हैं। सेम ही चीज़ है, कैथोड से इलेक्ट्रॉन आया, इसमें एयर में रिलीज हो गया पूरा ही फुल इंटेंसिटी के साथ। जब इस साइड जब रिलीज होगा तो क्या होगा, इसमें जो एनोड मटेरियल है उसके अंदर एब्जर्व होके रिलीज होगा, तो कुछ तो एब्जर्व हो गया, इसके वजह से जितना भी एक्सरे आपका प्रोडक्शन होना था, ये रिलीज होना था, तो कम हो गया। तो क्या होगा, 100 होना था तो 20 एब्जर्व हो गया, 80 आ गया, इसमें 100 से 100 आ गया, ठीक है, इसमें 80 आएगा। तो इंटेंसिटी का वेरिएशन हो गया डिपेंडिंग अपॉन द कैथोड एंड एनोड एक्सिस, ठीक है। तो दिस इज द मेन प्रॉब्लम। एंड ये आपका एनोड एंगल इफेक्ट था, आपका एनोड हील इफेक्ट था। तो ये हमारा लास्ट स्लाइड है, फाइनल कंक्लूजन। देखें, द लाइन फोकस प्रिंसिपल सक्सेसफुली अलाउज फॉर ए लार्ज एक्चुअल फोकल स्पॉट फॉर बेटर हीट डिसिपेशन while creating a small effective focal spot for a high quality sharp image. तो हाई क्वालिटी इमेज के लिए स्मॉल इफेक्टिव फोकल स्पॉट चाहिए, एंड बेटर हीट डिसिपेशन के लिए लार्ज एक्चुअल फोकल स्पॉट चाहिए, जो हमें अभी लाइन फोकस प्रिंसिपल सक्सेसफुली दे दिया, जो हमारा सारा प्रॉब्लम अभी सॉर्ट है, ठीक है।